उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, 4 चरण का चुनाव अभी होना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाषण है, राशन नदारद है, नेता तो हैं लेकिन जनता नदारद है, जनता के मुद्दे नदारद हैं। दलित मुस्लिम समीकरण बनने के दावे किए जा रहे हैं। भाजपा कहती है कि वो इस बार सरकार बनाएगी, सपा और कांग्रेस अलग खिचड़ी पकाने की फिराक में है। इन तमाम मुद्दों पर आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या है चुनावी मुद्दे, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने की संभावना दिखती है, इन तमाम मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। डॉक्टर रतन लाल हमारे साथ हैं, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक। उनसे हम लोग बात करने की आज कोशिश करते हैं। सर, हम सबसे पहले आपसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो उत्तर प्रदेश का यह जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें आपको जनता के मुद्दे दिख रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहली बात समझने की ये है कि दुनिया के किसी भी चुनाव में, किसी भी घोषणा पत्र में, किसी भी पार्टी ने या किसी सरकार ने अपने सारे वादे आज तक के इतिहास में नहीं पूरे किए हैं। जो वादा करता है अगर उसका 50% भी अगर डिलीवर कर दे तो शायद बहुत सारी समस्याएं दुनिया भर के ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी देखा जाना चाहिए। और पिछले 2 बरस में जो घटनाक्रम इस देश में हुए हैं उसमें अस्मिताओं का प्रश्न, आइडेंटिटी का क्वेश्चन जो है बहुत मजबूत तरीके से उभरा है। भारत में जाति एक सच्चाई है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता है। वर्ग कर्मणा है, जाति जन्मना है। कि यहाँ जो नफरत और भेदभाव है वो जन्म अर्थात जाति के आधार पर है। और जिस तरीके से पिछले 2 बरस में दलितों पे और मुसलमानों पे हमले बढ़े हैं वो जग जाहिर है। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अमूमन वो इसको दबाती है क्योंकि उनको बहुत सारा सरकार से और बड़े लोगों से स्पॉन्सरशिप लेना रहता है। तरह तरह की सत्ता की अपनी बार्गेनिंग होती है। लेकिन मैं तो एक्टिव भी था चुनाव में बिहार में, और मैंने देखा कि जब जनता बहुत समझदार है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उत्तर प्रदेश में मैं अभी 3-4 सभाओं में मैं गया था, राजनीतिक सभा नहीं, विश्वविद्यालय में और तमाम सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम में। लखनऊ बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में जो दलित छात्रों पे जो भेदभाव और दमन हुआ था उसके प्रतिरोध में भी मैं गया था अक्टूबर में, 8 अक्टूबर को। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलित और मुस्लिम और अमूमन अति पिछड़ा वो गठजोड़ होता दिख रहा है। अब कई लोग कई तरह का सवाल उठाएंगे कि भाई गरीबी है, बेरोजगारी है, तमाम है, ठीक है। लेकिन सब पार्टी के अपने अपने यूएसपी हैं और सब पार्टी जातीय समीकरण को देखकर वो टिकट बांटती है। कुछ पार्टियां राष्ट्रवाद का लवादा ओढ़ लेती हैं, कुछ पार्टियां धर्मनिरपेक्षता का लवादा ओढ़ती हैं। लेकिन वोट आखिर नंबर कहाँ से आएगा? तो नंबर तो समुदाय हैं और उनकी आवाज़ जो उठाएगा, तो इसलिए तो आवाज़ तो उठनी है, जाति का प्रश्न तो आना ही है। लेकिन जब जाति के प्रश्न के साथ ही जब सत्ता में आते हैं तो सरकार जब काम करती है तो पूरे प्रदेश के लिए काम करती है। तो मुझे उम्मीद है और मुझे दिख रहा है कि अभी जो हालात हैं उसमें बसपा लीडिंग पोजीशन में है। उनका एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, उसको कोई इस बार उससे कोई हिला नहीं सकता है। गफलत में पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत सारे लोगों ने इधर उधर वोट दे दिया, लेकिन अन्य पार्टियां जो दलित और अस्मिता की कार्ड खेल रही हैं या अल्पसंख्यक का जो कार्ड खेल रही हैं, अब जो है वो उत्तर प्रदेश में कारगर होता दिखता नहीं है। अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री ने एक सभा में कहा कि जो है बिजली का जो है हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान है, कहीं तो शमशान भी होना चाहिए, इस तरह से कहा जाए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जो है इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाकी चरणों के चुनाव को। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी से ज़्यादा क्या उम्मीद करेंगे वो। अभी तो जब कोई भी एक लोकशाही की मर्यादा होती है कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं तो आप किसी दल के या वर्ग विशेष के नहीं होते, आप देश के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन अभी तक लगता है कि वो शायद निक्कर के हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पाए हैं और इसलिए इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। और ये बात सही है कि इस सरकार में जो है ना, मुसलमानों को और अल्पसंख्यक और ख़ास तौर से मुसलमानों को विशेष रूप से जो है ना वो हाशिए पे कई बार सरकार
इनविजिबल तरीके से, अघोषित तरीके से आपको मार्जिनलाइज करती है, आपको एलियनेट करती है। जैसे आप देखिए, मतलब आप देखेंगे जब मुद्रा जो संकट उत्पन्न हुआ था तो उसमें बहुत सारे एटीएम जो है, मुस्लिम क्षेत्र में जो एटीएम थे उसमें पैसे ही नहीं डलते थे। तो ये तो इनका चरित्र है और इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं। अब तुम देश के मुसलमानों को समझना है कि क्या वो दलित के साथ जाकर उस सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्या वो जो दबंग पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। सवाल मुस्लिम अब सिर्फ सुरक्षा और डर के साए में वोट करता है। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि दलित और मुस्लिम को डर से आगे बाहर निकलना चाहिए और दोनों को एका बनाना चाहिए। जब डर से बाहर आप निकल, डर के आगे ही तो जीत है कि आपको सिर्फ सुरक्षा नहीं, सम्मान भी चाहिए, आपको अवसर भी चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। ये कैसे है कि अभी तक जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देखिए या रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट उठा कर देखिए कि मुस्लिम की स्थिति जो है दलितों के समान ही है। उसमें कुछ घराने होंगे, कुछ बड़े लोग होंगे जो सबके साथ मिलके बिरयानी और रबड़ी खा रहे होंगे शांति के काल में, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम आबादी तो अभी भी डिप्राइव्ड है, उसी तरीके से जैसे दलित है। दलितों के तो हज़ारों साल के जो चोट मारे गए थे तो उसकी भरपाई थोड़ा सा आरक्षण देकर किया गया कि आरक्षण भी वो वैसा ही है जैसे कि आपके दिल में सुराख हो और आप हैंडी प्लास्ट उसमें लगा रहे हैं। आरक्षण दलित की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं है, एक छोटा सा सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मुसलमानों को तो कुछ नहीं मिला और उनको जानबूझकर आप देखेंगे कि पूरा नागरिक प्रचारणी सभा और बनारस जो केंद्र था हिंदी हिंदू आंदोलन, जानबूझकर भाषाई तौर पर भी पहले जैसे सरकारी कार्यालयों में उर्दू और पर्शियन का बोला तो धीरे धीरे करके उसको नागरी और हिंदी लाया गया और मुसलमानों को सिस्टमेटिक तरीके से पूरे राज्य के जितने संसाधन है उससे बाहर कर दिया गया। तो अब क्या करते हैं ज़्यादातर मुसलमान, मजदूरी कर रहे हैं, कसीदा बुनकर कर रहे हैं, टायर का पंचर लगा रहे हैं, ढाबा खोल इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। तो इस देश की जिम्मेदारी है कि 70 बरस हो गए आज़ादी के, इन तमाम सरकारों और दलों की जिम्मेदारी है कि वाकई हम सोशल जस्टिस को लेकर कमिटेड हैं, वाकई हम सेकुलरिज्म के प्रश्न पे कमिटेड हैं, या ये सिर्फ जो है एक चुनावी जुमला है सेकुलरिज्म। लेकिन सबसे अधिक तो समाजवादी पार्टी जो है दावा करती है कि वो प्रो मुस्लिम है, तो आप समाजवादी पार्टी को ज़्यादा करीब नहीं पाते सेकुलर होने? अच्छा, ऐसा है, आप जितने दंगे हुए हैं, चाहे भागलपुर का दंगा हो, बिहार का दंगा हो, मुंगेर का दंगा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का दंगा हो, उनका समाजशास्त्रीय आप विश्लेषण कीजिए। जो लोग एक दिन पहले तक कॉमनल थे, मुसलमानों को पीटते थे, वो ओवरनाइट सेकुलर हो गए। मुसलमान, मैं तो चुनाव लड़ा हूँ बिहार विधानसभा, मुझे तो लोग कहते थे, मैं मुस्लिम आबादी के बीच गया कि क्या करे, विकल्प नहीं है, कम से कम थोड़ा सुरक्षा तो दे देता है। तो जो पहले पीटता था वो सच बोलता है कि इसी के थानेदार बना दो, कम से कम अब पीटेगा नहीं। तो क्या वाकई वो करीबी दिल से है? अगर है तो खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि मुसलमानों के लिए कितने स्कूल खोले गए, उनके सुविधा के लिए क्या क्या काम किया, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया इन्होंने, उनकी भागीदारी के लिए इन्होंने क्या प्रोविज़न लाई, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं ना होगा। तो इस कह रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ आप डर की वजह से आप उनसे वोट ले रहे हैं। लेकिन हर भय से भी कहते हैं ना कि भय से प्रीत बनता है। तो ये जो प्रीत आपको दिख रही है ना, समाजवादी, तथाकथित समाजवादी और मुस्लिमों में, इस प्रीत में भय है, इस प्रीत में जो है दिल से जुड़ाव नहीं है, अपनापन नहीं है। जिस दिन दलित मुस्लिम गठबंधन होगा उस दिन देखिएगा अति पिछड़ा इक्वली डिप्राइव्ड है। अब जाके बिहार में देखिए 32 से 35% लोग अति पिछड़ा समुदाय के हैं और पिछड़ावाद के नाम पे कुछ दबंग लोग, कुछ दबंग परिवार वो पूरे संसाधन के तमाम स्रोतों पे कब्जा जमाए हुए हैं। और जब इलेक्शन आता है तो सीधा जो है सामाजिक न्याय के नाम पे धर्मनिरपेक्षता, इलेक्शन खत्म होते ही धर्मनिरपेक्षता गायब है, सामाजिक न्याय गायब है। आप उठा के देखिए ना कि समाजवादी सरकार के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के खिलाफ दंगे हुए। बिहार में उठा के देखिए आप, एक अभी तो सब जितने भी टीवी चैनल खोले जाएं हर जगह यही दिखता है ऐड सबसे पहले अखिलेश यादव का कि काम बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे अधिक जो है दंगे भी इसी कार्यकाल में हुए हैं। तो आपको क्यों लगता है, इसको जोड़ते हुए समझना चाहेंगे कि इस बार दलित मुस्लिम समीकरण मायावती के पक्ष में बनेगा? देखिए, काम बोलता है वो तो जनता तय करेगी ना।
जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो शाइनिंग फील गुड कर रहे थे, तो जनता ने तय कर दिया था 10 साल तक आपको बाहर रखा था। अभी आपने अच्छे दिन बोले थे, अच्छे दिन तो अच्छे दिन भी देख रहे हैं, तो 19 में इनको भी बाहर करेगी। सवाल विकास का मतलब सिर्फ काम रोड बनाना नहीं होता है। विकास का मतलब होता है जो दमित शोषित जो समुदाय हैं उनको सम्मान और सुरक्षा के साथ सत्ता और सत्ता के तमाम जो संसाधन है उसमें भागीदारी। क्या ये बताएंगे कि भागीदारी हुई है क्या? क्यों दलितों पे डंडे इतने पड़े? इनके शासनकाल में होता है कि जितने दबंग लोग हैं ना, लठैत सबका खुल जाता है, पूरा लठैत लोग खुल जाते हैं, जितना पिटाई शुरू हो जाती है। तो ये बताएंगे कि जितने इनके विश्वविद्यालय में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसमें कितनी भागीदारी किसकी है? इनके सरकार शासनकाल में जितने भी नियुक्तियां हर विभाग में हुआ है या ठेका जो दिया गया है, किन किन लोगों को ठेका दिया गया है? जो राज्य सरकार की ओर से जो संसाधन का वितरण हुआ है तो उनका समाजशास्त्र निकाल के तो लाएं। कौन सरकार काम नहीं करती है? सरकार होती है काम करने के लिए। कोई ऐसा सरकार हुआ है जो कहता है कि हम काम नहीं करते हैं? लेकिन आप क्या काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका वर्ग चरित्र क्या है, इससे न जनता तय करती कि आपने क्या काम किया। एक आदमी के विश्व में सबसे धनी हो जाने से हमारा भारत महान नहीं होगा ना। 40, ये भी सत्य है कि 40% आबादी हमारी पॉवर्टी लाइन के पीछे नीचे है। 6-7 लाख परिवार भीख मांग के गुजारा करते हैं, लाखों परिवार आसमान के नीचे गुजारते हैं अपनी 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 ज़िंदगी। तो ये भी इसी भारत का सत्य है। तो किस भारत में हम गर्व करें, ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो खुल के बहस होनी चाहिए। भाई आपके संविधान की प्रस्तावना है, मतलब समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, क्या मिला है क्या? लगातार दलितों, महिलाओं, खासकर दलित महिलाओं पे हमले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जाके देखे, मैं कई विश्वविद्यालयों में गया हूँ, दलित छात्र अब आ रहे हैं, 21वीं सदी है ये, एक आत्मविश्वास से लबरेज छात्र हमारे आ रहे हैं और अब बार बार उसको हे दृष्टि से देख रहे हैं, दमन कर रहे हैं। तो एक तरह से विश्वविद्यालय ही धीरे धीरे वो बनेगा, गढ़ बनेगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि दलित छात्र भी जो है छात्र भी सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार के लगातार कम होते अवसरों के बीच उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में भी कहीं यह सवाल उठता हुआ नहीं दिख रहा है कि रोजगार के सवाल को लेकर युवाओं ने कोई बड़ा प्रतिरोध, बड़ी मांग प्रस्तुत की? नहीं, देखिए ये तो गंभीर विषय है। एक तो सबसे बड़ी जो बात है, चाहे जो भी सरकार आए, जो अबाध निजीकरण है उसको रोकना पड़ेगा। अब अडानी, अंबानी और बिरला, टाटा को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी बन रही है। अब जो जनता, दलित, मुस्लिम, गरीब के प्रश्न पे जो सरकार में आएगी उसकी तो एक जिम्मेदारी बनती है ना कि आप जो है अबाध निजीकरण को रोकें। रोजगार का मसला है अभी, लेकिन अभी हमने जो देखा है, जो मेरा अनुभव है कि दलितों के बीच रोजगार के अलावा आत्मसम्मान, स्वाभिमान का मसला ज़्यादा उभर कर सामने आया है। आप माने या न माने, यकीनन वो तो कहते हैं कि भाई जब आरक्षण नहीं था तब भी हमारे पुरखे जिए थे। कितने लोगों को आरक्षण से आप एकोमोडेट कर लेंगे? और निजीकरण कर रहे हैं तो आरक्षण तो ऐसी अप्रासंगिक हो रहा है। संविधान की एक तरह से समीक्षा ये पूरा सरकार, चाहे वो यूपीए रहे, चाहे एनडीए रहे, चाहे जो भी रहे, उन्होंने अबाध निजीकरण बढ़ा के उन्होंने संविधान की समीक्षा कर दी कि आरक्षण इरिलेवेंट कर देंगे। सवाल है कि सर्वाइवल के साथ जो लोग रहेंगे यहाँ पे, वो सम्मान और स्वाभिमान के साथ आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये यक्ष प्रश्न है दलितों के सामने अभी। जब सरकार आपकी हो जाएगी ना, तो आप संसाधन में भी हिस्सेदारी करेंगे, न विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन जब तक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं होगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मायावती पर लगातार यह आरोप लगता है कि वो मूर्तियां बनवाती है सरकार बनने के बाद, कोई विकास का काम नहीं करती। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मूर्तियाँ कौन नहीं बनवाता है, और मूर्ति बनवाने का एक मतलब है कि कांग्रेस के रिजीम में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, तमाम लोगों के मूर्तियाँ बनी। सम्राट अशोक के जो पिलर इंस्क्रिप्शन सब अभिलेख जो खुदाई हुई है, उस पर धम्म के जो है लिखे गए उपदेश लिखे गए। तो क्यों लिखे गए थे? वो इसलिए लिखे गए थे ना कि जनता जो सब पढ़ती नहीं है, समझती नहीं, तो उधर से जो राहगीर चलेगा तो उसको पढ़ेगा और जाके अपने गांव में लोगों के बीच उसके विचार का प्रसार करेगा। तो जनता जो है ना, मोटी मोटी बाबा साहब की किताब सब नहीं पढ़ती है, गांधी की संकलन सब लोग नहीं पढ़ते हैं। तो जब मूर्तियाँ बनती हैं तो मूर्ति को देख के भी लोगों के अंदर चेतना का प्रचार प्रसार होता है
इसलिए मूर्ति का बनना उसका अपना एक प्रतीकात्मक महत्व है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, हम अम्बेडकर के विचारों को हम समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोग कैसे समझेंगे कौन थे अम्बेडकर। तो जो अम्बेडकर का मूर्ति देखते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है कि इन्हीं की वजह से हम प्रजा से, अर्ध मानव से हम मानव बने हैं, मानव बनने की ओर हैं, प्रजा से नागरिक बने हैं। तो इसलिए आप जाके देखिए ना, जो गोमती शहर बना है लखनऊ, जो मायावती ने बनवाया है, मैं तो कई बार वहाँ गया हूँ, देख के नहीं लगता है कि आप उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से बेहतरीन है। तो वो तो सिर्फ दलित के लिए नहीं बना है ना, मूर्तियाँ भी लगी हैं अगर, तो दलित का तो दर्शनीय स्थल है, पर्यटक वहाँ जाते हैं, तो वो तो सब लोग के लिए सड़कें चौड़ा हुई हैं वहाँ पे, लाइट वहाँ पे लगे हैं, तो सबके लिए है ना, वो सिर्फ दलित के लिए थोड़ी है। तो मूर्ति बनने के तो क्यों अम्बेडकर को इतने मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर थे, स्टेट्समैन थे, तो उनकी मूर्तियाँ क्यों नहीं लगवाई जो सरकारें 60 साल 70 साल तक थी यहाँ पे, उनके लेखनी को क्यों नहीं छापा? तो इसमें आपकी राजनीति थी कि मूर्ति लगवा देंगे, किताब छाप देंगे तो लोग समझदार है, समझ जाएगा बाबा साहब को, तो आपने उनको दबा के रखा ना, उनको दफन करने की कोशिश की। लेकिन जब लोकशाही है, जैसे जैसे लोगों में चेतना का प्रसार हुआ, लोग उसको समझें, इसलिए मूर्ति का लगना जो है कोई ख़राब बात नहीं है। मूर्ति बनाना भी एक काम है आपके हिसाब से, जिस तरीके से सारे आप हेडगेवार के नाम पे नहीं रखते हैं क्या? आप द्रोण के नाम पे आपने क्यों पुरस्कार घोषित किया है? द्रोण कभी भी एक आदर्श गुरु नहीं हो सकता, एक मिथिकीय कैरेक्टर है और वो मेरिट हंता है, मेरिट हंता, मेरिट की हत्या करने वाला गुरु के नाम पे आपने पुरस्कार रखा है। ये आपके चरित्र को, आपके जातीय चरित्र को नहीं दर्शाता है क्या? तो आप तो बनवाए तो सही। अब गुजरात आप चले जाइए, राजस्थान में वो हाई कोर्ट में वहाँ मनु स्मृति की मूर्ति लगी हुई है, तो आपने क्यों लगाया है मनु स्मृति की? वो तो गैर संवैधानिक है, और भी हाई कोर्ट में क्यों लगा हुआ है? तो अम्बेडकर इज़ ए मॉडर्न मैन। अम्बेडकर सिर्फ दलित का कॉपीराइट उन पे नहीं है, इस देश के तमाम वंचित जमात, महिलाएं, मजदूर, किसान और आम लोग तमाम, उनको जो मानवीय अधिकार मिले हैं वो सिर्फ अम्बेडकर के परिश्रमों का परिणाम है। मजदूरों को जो अधिकार मिला है, महिलाओं को जो अधिकार मिला है, वो डॉक्टर अम्बेडकर के परिश्रम का परिणाम है। तो इसलिए इनकी मूर्ति तो घर घर में होनी चाहिए थी, इनके फोटो तो घर घर में होने चाहिए थे। लेकिन इस देश का जातीय चरित्र देखिए कि कभी भी जाकर देखिए ना, सवर्ण के यहाँ कोई अम्बेडकर का फोटो लगाता है क्या घर में? जबकि इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान के रचयिता हैं। लगता है कहीं फोटो? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि दलित है, इनका फोटो मेरे घर में लगना है। तो आपने तो इग्नोर कर दिया, एलिनेट कर दिया। तो ये तो भारत का समाज, मोटा मोटी जो लोग सत्ता संसाधन में रहे वो बेईमान प्रवृत्ति के लोग हैं, वो किसी को उनका उचित जो स्थान होता है वो भी नहीं देना चाहते हैं। मैंने तो अपने कैंपस में मूर्ति लगवाई है, अपने पैसे से लगवाई है, तो क्या दिक्कत है? जातीय पहचान बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है। आप कोई मेरे घर पे आएगा तो उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़े कि हम कौन हैं, देख लो भाई किसका घर है। तो मूर्ति लगना कोई खराब काम नहीं है, तो लगना चाहिए। जितने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं उनकी मूर्तियाँ तो हर चौक चौराहे पे लगनी चाहिए कि आम जनता, जो गरीब गुरबा, मजदूर, अकलियत, जो दलित, जो आदिवासी वो लोग हैं, वो जाके देखे समझे कि हमारे नायक थे। भागलपुर में वो चौक पे लगा हुआ ना, एसपी रेसिडेंस के सामने, तिलका मांझी का लगा हुआ है। तो जो ट्राइबल समुदाय जब आता है तो देखता है ना कि तिलका मांझी शहीद हुए थे, क्रांतिकारी आदमी थे। तो ये जो लोग कहते हैं वो खुद ही सबसे ज़्यादा मूर्ति बनवाते हैं, लेकिन अपने जो नायक है उनका बनवाएंगे, लेकिन जो सामाजिक क्रांति के जो नेता हैं उनको दबाएंगे। तो ये तो हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे नायकों को ढूंढा जाए, उन पर शोध किया जाए, उनके बारे में लिखा जाए, जनता को बताया जाए, उनकी तस्वीरें लोगों के सामने लेकर जाए दिखाई जाएँ। क्योंकि तो इतिहास, यहाँ तो पूरा जो इतिहास लेखन रहा है किस तरह का रहा है जानते हैं ना। इतिहास एक बड़ा खेल खेलता है, वो खेल है नज़रअंदाज करने का। कुछ नहीं करेंगे, आपको नज़रअंदाज खाली कर देंगे तो आप दफन हो जाएंगे। तो ये खेल जो साजिश है, जो षड्यंत्र है इतिहास का, और राज सत्ता के साथ ये मिलकर स्पॉन्सर्ड होता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं वो क्या इस चुनाव में याद रखेंगे कि ऊना में दलितों की पिटाई हुई थी, रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी थी? क्या उत्तर प्रदेश का यह जो चुनाव आने वाला है, क्या दलितों की चेतना आपको इतनी उन्नत लगती है कि एकदम निश्चित रूप से। मैं तो ज़मीन पर जाकर भी, मैं 10 दिन बिहार घूम कर आया हूँ, गाँव घूमता हूँ, निश्चित रूप से वो आपका कंसोलिडेशन दिखेगा। और उत्तर प्रदेश का चुनाव इस भारत की राजनीति में अब दिशा और दशा तय करेगा, माइल स्टोन ये स्थापित करेगा
कि देश में जो दलित चेतना का उभार है अब नहीं सहेंगे। अब आप हाथ चलाएंगे तो आपका हाथ अब रोकेंगे, आप मारेंगे तो आपके हाथ मरोड़ेंगे। ये जो चेतना है वो हमें गांव-गांव दिख रहा है कि आप उससे डरेंगे नहीं, प्रतिरोध हो ही रहा है ना। अभी भागलपुर में हुआ, हम लोग गए थे, या पटना में हो रहा है, और उत्तर तमाम जगह हो रहा है। ये क्या मतलब हुआ कि आप अभी भी मध्यकाल में जी रहे हैं। हमारे मानवीय अधिकार, अगर ढंग का कपड़ा पहन के चल रहे हैं तो आप हमें मारेंगे। तो वो एक जो दलित नवयुवक, जो नौजवानों की एक जो पूरा एक जनरेशन आ रहा है या अल्पसंख्यक का, और धीरे धीरे ये वो अलायंस की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में भी मैं देख रहा हूँ, तो वो है, वो कंसोलिडेशन देखेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है ना, माइलस्टोन तय करेगा दलित राजनीति। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ते हुए कौन दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिना लाग लपेट के सीधा सीधा इसका उत्तर है कि वो दिख रही हैं मायावती। और वाकई जितने प्रगतिशील लोग हैं, जो दुनिया के तमाम समस्याओं का समाधान मायावती में न ढूंढे। और अभी जो स्थिति है, जो समाजवादियों का जो चरित्र उभरा है, चाहे इसके पहले जो लोग कांग्रेस भाजपा जो शासन में थे उनका जो चरित्र दिखा है, तो हम तो अपील भी करना चाहेंगे जितने प्रगतिशील लोग हैं कि वो मायावती को सपोर्ट करें, वो वोट दें। आपका जो है प्रगतिशीलता सिर्फ सेमिनार और डिबेट्स में नहीं, ज़मीन पे ग्रास रूट पे भी दिखना चाहिए। तो निश्चित रूप से मायावती के आसार ज़्यादा हैं और वो दिख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और मेरी ओर से तो साफ है, और तमाम हम लोग बिहार में जो काम करते हैं, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा है, उसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं हरिकेश्वर राम जी और गजेंद्र मांझी और तमाम लोगों ने वहाँ से अपील किया है, और गुजरात से भी लोगों ने अपील किया है कि वहाँ बसपा को जिताइए। क्योंकि ये हमारे लिए जो है ना, हमारे आन बान शान के लिए जो लोग जो सड़कों पे लड़ रहे हैं, उनका मोरल हाई करने के लिए है ना, वो ज़रूरी है कि बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रतन लाल, जो खुलकर अपील कर रहे हैं कि लोगों को मायावती के साथ आना चाहिए। कैमरामैन गौतम के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली।